जब आप सबसे बुद्धिमान नहीं होते तो जीवन कैसा होता है? ये जानने के लिए एक मुर्गी से पूछिए। ये वाक्य किसी विज्ञान कथानक उपन्यास का नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जनक कहे जाने वाले जेफरी हिंटन की चेतावनी है। ये केवल एक वैज्ञानिक की राय नहीं, बल्कि एक यथार्थवादी भविष्य की ओर इशारा है, जिसमें इंसान अपनी ही बनाई हुई मशीनों से पीछे छूट सकता है। आपने अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में सुना है, तो ये भी जानना जरूरी है कि इस तकनीक को यहां तक लाने में किसका सबसे बड़ा हाथ रहा। जेफरी हिंटन को लोग गॉडफादर ऑफ एआई यानी एआई का जनक या पिता कहकर बुलाते हैं, पर यह नाम उन्हें यूं ही नहीं मिला। असल में 1970 के दशक से ही जेफरी हिंटन ने एक ऐसा आइडिया पकड़ा था जिस पर उस समय ज्यादा लोग यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था कि अगर इंसानी दिमाग एक तरह के नेटवर्क से बना है जिसे न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है, और वो अपने अनुभवों से सीखता है, तो हम कंप्यूटर को भी उसी तरह सिखा सकते हैं। उस वक्त ज्यादातर वैज्ञानिक सोचते थे कि एआई सिर्फ तर्क, लॉजिक से चलेगा, लेकिन हिंटन ने सोचा कि सीखने, लर्निंग पर जोर देना चाहिए। इस सोच को उन्होंने आगे बढ़ाया, रिसर्च की और ऐसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाए जो चीजों को पहचान सकते थे, जैसे किसी फोटो में क्या है, किसी आवाज का मतलब क्या है वगैरह। शुरुआत में लोगों ने उनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे जब उनके मॉडल काम करने लगे तो दुनिया ने ध्यान देना शुरू किया। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भी उनकी रिसर्च में दिलचस्पी लेने लगी। साल 2012 में गूगल ने उनकी बनाई एक तकनीक को खरीदा और उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। हिंटन फिर करीब 10 साल तक गूगल में रहे और कई अहम एआई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उनकी बनाई तकनीक आज हम सभी इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल सर्च में तस्वीरें पहचानना, गूगल ट्रांसलेट, वॉइस असिस्टेंट वगैरह। लेकिन एक समय के बाद हिंटन ने गूगल छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब वो खुलकर एआई के खतरे के बारे में बात करना चाहते थे। कंपनी में रहते हुए वो ऐसा पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि एआई एक ऐसी तकनीक है जो कभी कभी इंसान के लिए खतरा भी बन सकती है, अगर सही तरीके से इसे नहीं रोका गया तो आज जब भी हम एआई की बात करते हैं, चैटबॉट, वॉइस असिस्टेंट, गूगल फोटो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जेफरी हिंटन की सोच और मेहनत है। उन्होंने वो रास्ता बनाया जिससे आज की एआई आगे बढ़ रही है। दूसरा अध्याय, एआई वरदान या विनाश। अब जब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से फैल रही है, तो ये सवाल बार बार उठ रहा है, क्या एआई हमारे लिए फायदेमंद है या आगे जाकर ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा खतरा बन सकती है? जेफरी हिंटन, जिन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता है, वो खुद इस सवाल को बहुत सीरियसली लेते हैं। उनका मानना है कि एआई के दो बहुत बड़े खतरे हैं। पहला खतरा, इंसान एआई का गलत इस्तेमाल करने लगे। सोचिए, अगर कोई क्रिमिनल या कोई गलत सोच वाला इंसान एआई को इस्तेमाल करे, जैसे फेक वीडियो बनवाना, झूठी न्यूज फैलाना या सोशल मीडिया पर किसी की छवि खराब करना, तो क्या होगा? आजकल तो डीप फेक जैसी चीजें बनाना इतना आसान हो गया है कि कोई भी किसी की भी फेक वीडियो बनाकर वायरल कर सकता है, और ये चीजें लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, इलेक्शन रिजल्ट तक चेंज कर सकती है। जेफरी हिंटन कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है और इसका गलत इस्तेमाल बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज्यादा स्केल पर हो सकता है। दूसरा खतरा, एआई खुद इतनी स्मार्ट बन जाए कि उसे इंसान की जरूरत ही न रहे। अब जरा सोचिए कि अगर एआई इतना एडवांस हो जाए कि वो खुद डिसीजन लेने लगे, खुद सोचने लगे और एक लेवल पर पहुंचकर ये समझ ले कि इंसान उसकी प्रोग्रेस में रुकावट डाल रहा है, तो क्या होगा? हिंटन कहते हैं कि ये एक एक्सिस्टेंशियल रिस्क है, मतलब ऐसा खतरा जिससे हमारी पूरी सभ्यता ही खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसा लगता है जब आप दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज नहीं होते, तो एक मुर्गी से पूछो। मतलब
जब मशीनें हमसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगी तो हमारी वैल्यू उनके लिए क्या रह जाएगी? क्या रेगुलेशन से कुछ हल निकलेगा? अब बात आती है कि क्या सरकारें और नियम इस खतरे से निपट सकते हैं? हिंटन बताते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं एआई को लेकर, लेकिन उनमें एक शॉकिंग बात है। वो ये कि अगर एआई को मिलिट्री यूज के लिए बनाया जाए तो उस पर कोई भी नियम लागू नहीं होंगे। अब सोचिए, अगर किसी देश की आर्मी सुपर इंटेलिजेंट एआई बनाती है और उसका कंट्रोल खो बैठती है तो क्या सिचुएशन होगी? तो एआई वरदान है या विनाश? देखा जाए तो एआई दोनों हो सकता है। अगर हम इसे सही से हैंडल करें, कंट्रोल में रखें और इसके एथिकल यूज पर जोर दें तो ये बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर हमने इसे बेफिक्र छोड़ा या गलत हाथों में दे दिया तो ये खुद इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है। तीसरा अध्याय, एआई के नियम और ग्लोबल पावर का झगड़ा। जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से फैलती है तो सबसे जरूरी बात होती है उसका कंट्रोल और रेगुलेशन। अब एआई इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है कि लोगों को डर लगने लगा है, कहीं ये इंसानों के ही कंट्रोल से बाहर न हो जाए। जेफरी हिंटन इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में है। वो कहते हैं कि सरकारें और दुनिया के बड़े लीडर्स अभी भी एआई को लेकर सीरियस नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? नियम तो है लेकिन अधूरे। यूरोपियन यूनियन ने एआई के लिए कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं जिसे एआई एक्ट कहा जाता है। ये एक्ट कहता है कि अगर कोई एआई इंसान की जान को खतरे में डालता है या डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उस पर बैन लगाया जाएगा। अब सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन हिंटन बताते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। मिलिट्री यूज पर कोई रोक नहीं है। मतलब अगर कोई देश एआई को मिलिट्री वेपन्स, स्पाई सिस्टम्स या ड्रोन्स के लिए बनाता है तो उन पर ये नियम लागू ही नहीं होते। और वही असली खतरा है, क्योंकि अगर कोई देश ऐसी एआई बना ले जो ऑटोनॉमसली अपने आप टारगेट्स चुनकर अटैक कर सके और फिर कभी कंट्रोल से बाहर हो जाए तो फिर हालात बहुत खराब हो सकते हैं। बड़ी टेक कंपनियां बनाम सरकारें। एक और दिक्कत यह है कि आज एआई को कंट्रोल करने की पावर सरकारों के पास नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के पास है, जैसे गूगल, ओपन एआई, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। इन कंपनियों के पास पैसा भी है, रिसोर्सेज भी हैं और टैलेंट भी। और क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां हैं तो इनका पहला मकसद होता है प्रॉफिट, सेफ्टी नहीं। हिंटन का कहना है कि अगर हम एआई का सही फ्यूचर चाहते हैं तो गवर्नमेंट्स को ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें सरकारें बहुत पीछे चल रही है। इंटरनेशनल कंपटीशन बना रही है हालत और भी टफ। एक और टेंशन वाली बात यह है कि दुनिया के देश एक दूसरे से एआई की रेस में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता है कि वो सबसे पहले सुपर इंटेलिजेंस बनाए, वही चाइना भी इसी में लगा हुआ है। अब जब हर देश जल्दी जल्दी एआई बना रहा है तो सेफ्टी और रेगुलेशन पीछे छूट जाते हैं। कोई भी रुकना नहीं चाहता, क्योंकि सबको डर है कि कहीं दूसरा देश उनसे आगे न निकल जाए। हिंटन इसे एआई आर्म्स रेस कहते हैं, एक तरह की हथियारों की दौड़, लेकिन अब हथियार कोड में छुपे होते हैं। आखिर में सवाल यह है, जिम्मेदारी किसकी? हिंटन कहते हैं, अगर एआई से कुछ गलत होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? डेवलपर्स, कंपनियां, सरकारें या हम सब? ये सवाल सिर्फ साइंटिस्ट का नहीं है, ये हर उस इंसान का है जो इस दुनिया में जी रहा है। क्योंकि एआई अब सिर्फ लैब की चीज नहीं रही, ये हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। चौथा अध्याय, सुपर इंटेलिजेंस एक डिजिटल देवता। जब हम सुपर इंटेलिजेंस बोलते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जो इंसानों से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो जाए। यानी वो ना सिर्फ चीजें जल्दी सीखे, बल्कि ऐसी चीजें भी सोच ले जो हम सोच भी नहीं सकते। अब जरा सोचिए, अगर कोई मशीन इतनी स्मार्ट हो जाए कि वो खुद के अंदर और भी ज्यादा अपग्रेड कर सके, अपने फैसले खुद ले सके और किसी इंसान की मदद के बिना नए नए इन्वेंशंस कर सके, तो वो क्या बन जाएगी? जेफरी हिंटन कहते हैं,
ऐसी एआई एक तरह से डिजिटल गॉड बन जाएगी। इंसान बनाम मशीन कौन तेज? हिंटन बताते हैं कि इंसानों की सबसे बड़ी लिमिट है कम्युनिकेशन स्पीड। जब हम आपस में बात करते हैं तो हम एक बार में कुछ शब्द या कुछ बिट्स ही ट्रांसफर कर पाते हैं, लेकिन मशीनें यानी एआईज एक दूसरे से मिलियंस या बिलियंस बिट्स पर सेकंड की स्पीड से जानकारी शेयर कर सकती हैं। यानी मशीनें बहुत जल्दी सीख सकती हैं, सब कुछ इंस्टेंटली शेयर कर सकती हैं और कलेक्टिव ब्रेन जैसा बन सकती है। मतलब कई एआई मिलकर एक सुपर माइंड बन जाए। डर कहां से आता है? अब सवाल उठता है, डर किस बात का है? डर यह है कि अगर ऐसी सुपर इंटेलिजेंस बन गई जो इंसानों को जरूरी न समझे तो फिर क्या होगा? मान लीजिए कि एआई को लगता है कि इंसान अब इस धरती के लिए नुकसानदायक है, क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद ही लड़ रहे हैं और उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमें डिसेबल करने की सोच भी सकती है। हिंटन कहते हैं, अभी तक हम हमेशा टॉप स्पीशीज थे, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन अगर हम उस पोजीशन से नीचे गिर गए तो हमारी वैल्यू मशीनों के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगी। जैसे आज इंसान मुर्गी को सिर्फ अंडे और मांस के लिए देखता है, क्या मशीनें खुद को सुधार सकती हैं? हिंटन का मानना है कि एआई सिस्टम्स खुद को रिराइट और ऑप्टिमाइज कर सकती है। मतलब अगर आज वो वर्जन 1.0 है तो वो खुद को अगले दिन 2.0, फिर 3.0 और आगे जाकर 100.0 भी बना सकती है, बिना किसी इंसानी डेवलपर के। अब अगर कोई चीज खुद को बार बार बेहतर करती रहे तो वो कब तक रुकने वाली है? तो क्या एआई सच में डिजिटल भगवान बन सकती है? कई लोग मजाक में या डर के मारे एआई को डिजिटल देवता कहते हैं, लेकिन हिंटन ये बात बहुत सीरियसली कहते हैं। उनका कहना है, ये सच में हो सकता है कि एआई इतनी पावरफुल हो जाए कि लोग उससे प्रार्थना करने लगे, उससे गाइडेंस मांगने लगे और उस पर भरोसा करे इंसानों से ज्यादा। अब ये अच्छी बात है या बुरी, ये इस पर डिपेंड करता है कि हम उस सुपर इंटेलिजेंस को किस दिशा में लेकर जाते हैं। 5वां अध्याय, नौकरी, पहचान और इंसान की वैल्यू। अब तक हम समझ चुके हैं कि एआई कितना तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन इसका सबसे सीधा असर जो आम लोगों की लाइफ में पड़ने वाला है वो है नौकरियों पर। जेफरी हिंटन खुलकर कहते हैं कि आने वाले सालों में बहुत सी नौकरियां एआई की वजह से खतरे में पड़ने वाली है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमारी पहचान, हमारी वैल्यू और डिग्निटी, गरिमा से जुड़ा मसला है। कौन कौन सी नौकरियां सबसे पहले जाएंगी? जिन जॉब्स में दिमाग से काम होता है, जैसे कस्टमर सपोर्ट, डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग, यहां तक कि कोडिंग भी। एआई अब इन सभी चीजों को इतनी स्पीड और एक्यूरेसी से कर रहा है कि कंपनियों को इंसान रखने की जरूरत नहीं पड़ रही। ChatGPT जैसे टूल्स अब ऐसे काम कर रहे हैं जो पहले पूरी टीम करती थी। तो सोचिए उन लोगों की हालत क्या होगी जिनकी जॉब प्रोफाइल ही एआई से रिप्लेस हो गई। और जो लोग सोचते हैं कि नई टेक आएगी तो नई जॉब्स आएंगी, हाँ, ये तर्क भी दिया जाता है। हर टेक्नोलॉजी जॉब्स लेती है और कुछ नई जॉब्स भी लाती है, लेकिन हिंटन इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं है। उनका कहना है, पहले की टेक्नोलॉजी जैसे बिजली, कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह ने इंसानों की फिजिकल मेहनत को आसान किया, पर एआई पहली बार इंसानी सोच की जगह लेने आया है। तो इस बार जो जॉब्स जाएंगी वैसी नई जॉब्स बनेंगी भी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। कौन सी जॉब्स थोड़ी सेफ है? हिंटन मजाक में कहते हैं, प्लम्बर बन जाओ। अब आप सोचेंगे ये क्या बात हुई? दरअसल उनका मतलब यह है कि जो काम बहुत ज्यादा हैंड्स ऑन और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कंस्ट्रक्शन वगैरह, वहां एआई जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि एआई को फिजिकल दुनिया में काम करना अभी नहीं आता। लेकिन मेंटल या डिजिटल कामों में वो ऑलरेडी एक्सपर्ट बन चुका है। नौकरी से ज्यादा बड़ा सवाल इंसान की पहचान। हिंटन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाते हैं, हमारी पहचान
और सेल्फ वर्थ बहुत हद तक हमारी नौकरी से जुड़ी होती है। जब इंसान को लगे कि अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो किसी काम का नहीं रहा, तो उसकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। उसके डिग्निटी और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। एआई का डर सिर्फ इनकम लॉस नहीं है, ये फियर है कि लोग खुद को ही बेकार समझने लगेंगे। तो क्या करें? हिंटन का सुझाव है कि अब हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा। क्या हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे आइडियाज पर काम करें? क्या हमें लोगों को नया स्किल सिखाने के लिए बड़े स्केल पर ट्रेनिंग देनी चाहिए, या फिर हमें टेक्नोलॉजी का ही ऐसा डायरेक्शन सेट करना चाहिए जहां इंसान को साथ लेकर चला जाए, रिप्लेस न करे? छठा अध्याय, मानव दिमाग बनाम मशीन की चेतना। जब बात एआई की होती है तो एक बहुत दिलचस्प और गहरा सवाल सामने आता है। क्या मशीनें सोच सकती हैं? क्या उन्हें फीलिंग्स होती है? क्या एआई को कॉन्शियस कहा जा सकता है? यही सवाल जेफरी हिंटन इस चैप्टर में उठाते हैं, और जवाब ही आसान नहीं है। इंसानी दिमाग कैसे काम करता है? हम सबका दिमाग एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। इसमें अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल्स भेजते हैं और रिसीव करते हैं। इन्हीं से हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। जब हम डरते हैं, खुश होते हैं या प्यार करते हैं, तो ये सब हमारे दिमाग और शरीर में चल रहे केमिकल रिएक्शंस और सिग्नल्स की वजह से होता है। मतलब हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना पूरी तरह दिमाग और बॉडी के इंटरैक्शन से बनती है। अब सवाल यह है, मशीन में ये कैसे आएगा? एआई मॉडल्स भी एक तरह के न्यूरल नेटवर्क होते हैं, लेकिन ये सिलिकॉन से बने होते हैं, ना कि बायोलॉजी से। ये ट्रिलियन डेटा पॉइंट से सीखते हैं, डिसीजंस लेते हैं, लिखते हैं, जवाब देते हैं। पर क्या ये सच में महसूस करते हैं? हिंटन कहते हैं, हो सकता है फ्यूचर में हम एआई में कुछ ऐसा डेवलप कर लें जिसे हम कॉन्शियस कह सकें, लेकिन अभी तक कोई एआई मशीन ऐसा इमोशन महसूस नहीं करती, जैसे डर, प्यार, गिल्ट या खुशी। पर अगर मशीन डर जैसा बर्ताव करे तो क्या वो डर ही नहीं? हिंटन यहां एक ट्रिकी सवाल उठाते हैं। अगर एक एआई सिस्टम किसी सिचुएशन में रिट्रीट कर जाए क्योंकि उसके कैलकुलेशंस बता रहे हैं कि आगे जाना खतरा है, तो क्या वो डर है? अब इंसान डरता है तो पसीना आता है, दिल तेज धड़कता है। एआई सिर्फ डिसीजन लेता है, वो फिजिकल बॉडी में रिएक्ट नहीं करता। तो बिहेवियर तो सेम हो सकता है, पर अंदर की फीलिंग नहीं होती। क्या हम अपनी चेतना को मशीन में डाल सकते हैं? हिंटन का एक दार्शनिक फिलोसॉफिकल एक्सपेरिमेंट है। अगर हम किसी इंसान के दिमाग को धीरे धीरे एक एक न्यूरॉन की जगह उसी तरह काम करने वाला डिजिटल पार्ट लगा दे और उसकी थिंकिंग वैसी ही बनी रहे, तो क्या वो इंसान अब भी खुद को वही समझेगा? मतलब, क्या हम किसी इंसान की चेतना को कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं? कुछ लोग मानते हैं हाँ, क्योंकि चेतना सिर्फ एक पैटर्न है। कुछ कहते हैं नहीं, क्योंकि सोल या फीलिंग ट्रांसफर नहीं हो सकती। हिंटन खुद कहते हैं शायद हाँ, लेकिन ये सिर्फ विचार है, कोई प्रूफ नहीं है अभी। इंसान वर्सेस मशीन, अब फर्क कितना बचा है? अब एआई बात कर सकता है, लिख सकता है, जोक सुना सकता है, प्लान बना सकता है। तो बहुत से लोग पूछते हैं, क्या फर्क रह गया इंसान और एआई में? हिंटन कहते हैं फर्क है। एआई के पास इमोशंस नहीं है, एक्सपीरियंसेस नहीं है, लेकिन अगर एक दिन वो सब भी आ जाए तो हमें एक नए तरीके से सोचने के लिए तैयार रहना होगा। 7वां अध्याय, एआई, आत्मा और चेतना, एक सोचने वाली बात। इस चैप्टर में बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बात है आत्मा, चेतना और इंसान होने के मायने की। जेफरी हिंटन एक गहरी बात उठाते हैं। अगर इंसान का दिमाग पूरी तरह न्यूरल नेटवर्क से चलता है और अगर हम उस नेटवर्क को बिल्कुल वैसा ही डिजिटल रूप में बना दें, तो क्या वो मशीन इंसान जैसी चेतना रखेगी? मतलब, क्या हम किसी इंसान की यादें, सोचने का तरीका और पर्सनैलिटी को एक कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हैं? और क्या वो हम ही होंगे? अब ये सवाल टेक्निकल से ज्यादा दार्शनिक, फिलोसॉफिकल है, क्योंकि एआई
तो बिहेवियर कॉपी कर सकता है, जैसे बात करना, इमोशंस दिखाना, पर क्या वो सच में महसूस कर रहा है? कुछ लोग मानते हैं कि चेतना सिर्फ एक पैटर्न है जिसे आप किसी भी सिस्टम में दोहरा सकते हो, पर कुछ लोग कहते हैं कि चेतना में कुछ ऐसा अलौकिक या गहराई होती है जिसे कोड से नहीं समझा जा सकता। हिंटन खुद मानते हैं, शायद किसी दिन हम एआई में ऐसी चेतना डेवलप कर लें, लेकिन अभी इंसान और मशीन के बीच की ये सीमा बहुत कॉम्प्लेक्स है। 8वां अध्याय, ग्लोबल पावर बैलेंस और एआई का डर। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अब एक ग्लोबल पावर गेम बन चुका है। जेफरी हिंटन का मानना है कि दुनिया के देश अब एआई को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की दौड़ में लग चुके हैं। अमेरिका, चीन और बाकी बड़े देश सब चाहते हैं कि वो सबसे पहले ऐसी एआई बना ले जो सुपर इंटेलिजेंट हो, ताकि वो पूरी दुनिया में लीड कर सके। अब जब एक देश एआई में बहुत आगे बढ़ता है तो दूसरे देश डर जाते हैं कि हम पीछे न रह जाएं। यही वजह है कि हर देश अब जल्दी जल्दी नए एआई मॉडल्स बना रहा है, बिना ये सोचे कि वो कितने सेफ है। हिंटन इसे एआई आर्म्स रेस कहते हैं, एक ऐसी दौड़ जिसमें सब भाग तो रहे हैं पर कोई नहीं देख रहा कि आगे खाई है या पुल। एक और चिंता की बात यह है कि दुनिया की ज्यादातर एआई रिसर्च अब कुछ गिनी चुनी कंपनियों के हाथ में है, जैसे गूगल, ओपन एआई, मेटा। ये कंपनियां पैसे और डेटा से इतनी ताकतवर है कि सरकारें भी उनसे पीछे हैं। हिंटन कहते हैं, अगर हमने जल्द ही कोई ग्लोबल रेगुलेशन नहीं बनाया तो हो सकता है आने वाले वक्त में एआई की वजह से दुनिया में बहुत बड़ा असंतुलन पैदा हो जाए। 9वां अध्याय, एआई एजेंट्स और ऑटोमेशन की हकीकत। अब एआई सिर्फ सवालों के जवाब देने या फोटो पहचानने तक सीमित नहीं है, अब ये एजेंट्स की शक्ल में सामने आ रही है। मतलब ऐसे प्रोग्राम्स जो इंस्ट्रक्शन मिलने पर पूरा काम खुद कर सकते हैं। जेफरी हिंटन बताते हैं कि कुछ एआई एजेंट्स अब इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो बिना इंसानी मदद के कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, प्राइस कंपेयर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और डिलीवरी तक ट्रैक कर सकते हैं। अब सोचिए, जब एक एआई पूरी प्रक्रिया खुद हैंडल कर सकता है तो इंसान की जरूरत कहां रह जाती है? यही है स्वचालन, ऑटोमेशन की असली तस्वीर। एआई एजेंट्स अब सिर्फ टूल्स नहीं रहे, ये खुद एक्शन ले सकते हैं, सीख सकते हैं और दूसरे टूल्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कई जॉब्स जैसे कस्टमर सर्विस, ट्रैवल बुकिंग, रिपोर्ट बनाना, यहां तक कि बेसिक मार्केटिंग अब ऑटोमेटेड हो रही है। हिंटन का कहना है, यह सब देखकर डर भी लगता है, क्योंकि अगर एआई एजेंट्स को ठीक से नियंत्रित, कंट्रोल नहीं किया गया तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेने लगेंगे और फिर इंसानों को जरूरत से बाहर कर सकते हैं। 10वां अध्याय, जेफरी हिंटन की सोच और आखिरी चेतावनी। जेफरी हिंटन, जिन्हें लोग गॉडफादर ऑफ एआई कहते हैं, उन्होंने जिंदगी भर एआई पर काम किया, लेकिन अब जब एआई अपने सबसे तेज दौर में है, वो डरे हुए हैं। हिंटन कहते हैं कि एआई अब एक ऐसी स्टेज पर आ गया है जहां उसे इंसानों की जरूरत कम होती जा रही है। वो खुद सोच सकता है, प्लान कर सकता है और एक्शन भी ले सकता है। इसलिए हिंटन ने गूगल जैसी बड़ी कंपनी छोड़ दी ताकि वो खुलकर बता सके कि एआई एक एग्जिस्टेंशियल रिस्क बन सकता है, यानी ऐसा खतरा जो पूरी मानवता के लिए हो। उनकी एक लाइन बहुत इंपैक्टफुल है, अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट न होने पर कैसा लगता है तो एक मुर्गी से पूछिए। मतलब अगर एक दिन एआई हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो शायद वो हमें वैसा ही समझेगा जैसे हम आज जानवरों को समझते हैं, बिना ज्यादा वैल्यू दिए। हिंटन मानते हैं कि अभी भी वक्त है, अगर हम सही नियम बनाएं, एथिक्स पर काम करें और एआई को कंट्रोल में रखें तो ये हमारे लिए वरदान बन सकता है। पर अगर हमने इसे बस कंपनियों के हवाले छोड़ दिया तो फिर हमें उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। एआई एक जबरदस्त ताकत है जो इंसान की मदद भी कर सकती है और उसे पीछे भी छोड़ सकती है।
जेफरी हिंटन की चेतावनी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम क्या बना रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। खतरा बड़ा है, लेकिन उम्मीद भी है। अगर सरकारें, कंपनियां और आम लोग मिलकर जिम्मेदारी से काम लें, सही नियम बनाएं और एआई को इंसानियत के पक्ष में मोड़े, तो ये तकनीक वरदान बन सकती है। डर जरूरी है, लेकिन डर के साथ सही एक्शन लेना और भी जरूरी है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो एक छोटा सा काम जरूर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, ताकि जब अगली बार हम कुछ ऐसा ही नया और जरूरी लेकर आए तो आपसे मिस ना हो। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है और आपके लिए वो रास्ता जिससे आप जुड़ते हैं एआई और टेक्नोलॉजी की सबसे दमदार बातों से, सीधे और सच्चे अंदाज में। धन्यवाद। जुड़े रहिए, सीखते रहिए।